नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज के वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ मिक्स क्वेश्चन और ये पार्ट 55 है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दो लेटर दिए हुए हैं और हमसे पूछा है कि मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो हमें जो है ये निकालना है कि पांचवा अक्षर जो है दाईं ओर कौन सा होगा। तो दो हमें अक्षर दिए हुए हैं और इसी के आधार पर हम जो है पांचवा अक्षर भी निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें कोडिंग याद होना चाहिए। यदि आप लोगों ने कोडिंग याद नहीं करी है तो प्लीज आप लोग कोडिंग इनकी याद कर लें और इनके साथ ही साथ आप अपोजिट लेटरों को भी याद कर लें। तो दोस्तों के जो होता है, के की जो कोडिंग होती है दोस्तों वो 11 होती है और एस की जो कोडिंग होती है दोस्तों वो 19 होती है। के की कोडिंग 11 होती है, एस की कोडिंग 19 होती है। अब दोस्तों हम इन दोनों की कोडिंग को प्लस करके आधा करेंगे। तो हम इन दोनों की कोडिंग को आधा करके क्या है दोस्तों प्लस करेंगे। तो 11 प्लस 19 अपॉन 2। तो 11 और 19 कितना होता है दोस्तों। तो 11 और 19 30 होता है। 30 का जब हम आधा करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 15। 15 में दोस्तों हम 5 को प्लस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो 5 को प्लस करेंगे तो 15 और 5 होता है दोस्तों 20 और 20 पर कौन सा लेटर हमारा आता है। तो ये आता है दोस्तों हमारा टी। 20 का जो लेटर आएगा वो टी आएगा, यानी कि मध्य में स्थित दाईं ओर जो पांचवा अक्षर होगा वो टी होगा। तो टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टी की जो कोडिंग होती है वो 20 होती है और 20 पर हमारा जो है टी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे सॉल्व किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 2 है। यदि सांकेतिक भाषा में मून को 4665 के रूप में लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में PKTU को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर जो है मून की कोडिंग दी हुई है और PKTU की हमें कोडिंग पूछी है। तो देखते हैं दोस्तों कि पहले तो हम देखेंगे मून की कोडिंग कैसे आई है। उसी के आधार पर उसी के लॉजिक के अनुसार हम जो है PKTU की भी कोडिंग को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो है मून की कोडिंग दी हुई है, यहाँ पर हमें मून की कोडिंग दी हुई है और PKTU की कोडिंग हमें निकालना है। तो दोस्तों एम जो हमारा होता है इसकी जो कोडिंग होती है 13 होती है, ओ हमारा 15 पर होता है, ओ हमारा ये भी 15 पर होता है और एन जो होता है दोस्तों एन हमारा 14 पर होता है। यदि हम इनकी भी कोडिंग को आपस में प्लस कर ले, यानी कि 1 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों 4 होता है। यदि हम इसको भी 1 प्लस 5 कर ले तो 6 होता है। इसकी भी कोडिंग को हम आपस में प्लस कर ले तो 5 और 1 6 होता है। 4 और 1 दोस्तों कितना होता है 5 होता है। तो 4 6 6 5 हमें यहाँ पर कोडिंग दी हुई है, यानी कि दोस्तों इनकी कोडिंग को क्या है प्लस किया हुआ है। तो बस दोस्तों इसी के आधार पर हम जो है PKTU की भी कोडिंग को निकाल लेंगे। बस आप लोगों को कोडिंग अच्छे से याद होना चाहिए। तो दोस्तों P की जो कोडिंग होती है वो 16 होती है, K हमारा 11 पर होता है, T हमारा 20 पर होता है और U हमारा दोस्तों 21 पर होता है। यदि हम इनकी कोडिंग को आपस में प्लस कर लेंगे तो हमें आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो 6 और 1 होता है दोस्तों 7, 1 और 1 होता है 2, 0 प्लस 2 2, 2 और 1 प्लस होता है 3। तो यानी कि दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो 7 2 2 3 होगा। तो 7 2 2 3 ऑप्शन सी ही हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप
कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड हमारा आंसर आ जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें यहाँ पर जो है भिन्न को फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। तो चलिए देखते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है W का अपोजिट D होता है, W का जो अपोजिट होता है वो D होता है और T का अपोजिट यहाँ पर G होता है, यानी कि यहाँ पर जो लेटर दिए हैं एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए। अगला हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर F का अपोजिट B दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों F का अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट U होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, B दिया है और C का अपोजिट X होता है। तो ये तो सही है, लेकिन F का अपोजिट यहाँ पर U होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, B है। तो ये वाला जो है हमारा अक्षर समूह ये गलत हो जाएगा। आगे भी हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों M का अपोजिट N होता है और J का अपोजिट Q होता है, तो ये भी हमारा सही है। इसी प्रकार दोस्तों K का अपोजिट P होता है और H का अपोजिट S होता है, तो ये भी हमारा सही है। तो दोस्तों जो हमारा भिन्न होगा, इन चारों में से जो अलग होगा, जो भिन्न होगा वो ये होगा। तो F C X B जो है ये हमारा भिन्न हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि U का F का अपोजिट U होता है और U का अपोजिट F होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, कौन सा लेटर दिया है, B दिया, तो इसलिए हमारा ये भिन्न हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। उस अक्षर की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, हमें देखना है कि इसमें से कौन सा लेटर है जो श्रृंखला से संबंधित नहीं है, अलग है। तो देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है और ऑप्शन आपके इधर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों x जो होता है, x की जो कोडिंग होती है वो 24 होती है। तो 24 में से हमने कितना माइनस करें कि 21 आ जाए और 21 पर हमारा u होता है। तो दोस्तों x में से जब हम -3 करेंगे, x में से जब माइनस हम 3 करेंगे तो 21 होता है और 21 पर हमारा u होता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम 21 में से -4 कर दें तो 17 होता है और 17 पर हमारा q होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों 17 में से यदि हम 5 को माइनस कर दें तो 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो 12 होता है और 12 पर हमारा दोस्तों कौन सा लेटर होता है, L होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें M दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए था, L आना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे 11 में से दोस्तों हम 12 में से हम -6 करेंगे तो 6 आता है और 6 पर हमारा F होता है। ऐसे ही दोस्तों यदि हम 6 में से -7 करेंगे तो 25 आता है और 25 पर हमारा Y होता है। यानी कि दोस्तों इन श्रृंखला में जो गलत है, जो इस श्रृंखला से संबंधित नहीं है, वो लेटर जो है M है। तो M की जगह L आना चाहिए, तो यही हमारा ऑप्शन D जो है ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। पहले -3 किया, फिर -4, फिर -5। 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, M है और M की जो कोडिंग होती है दोस्तों वो 13 होती है। तो ये वाला जो लेटर है यही हमारा गलत होगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 6 पर हमारा F होता है। 6 में से -7 करेंगे तो Y आता है, Y हमारा 25 पर होता है। तो जो गलत होगा वो M होगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विशेष कक्षा के छात्र एक पंक्ति में खड़े होते हैं। यदि एक छात्र का क्रमांक 51 की उस कक्षा की पंक्ति के प्रारंभ से 23 है तो पंक्ति में अंतिम छात्र से उसका क्रमांक कितना है। तो दोस्तों ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो छात्र हैं वो क्रमांक 51 की उस कक्षा में पंक्ति के प्रारंभ के 23 हैं, तो पंक्ति में अंतिम छात्र का क्रमांक कितना होगा। तो दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि कक्षा में जो टोटल बच्चे हैं
नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 51 है। मान लेते हैं कि किसी का जो क्रमांक है वो प्रारंभ से 23 है, तो हम देखेंगे कि लास्ट से उसका क्रमांक कितना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हमें लेफ्ट से पोजीशन निकालना है। हमें टोटल छात्र दिए हैं, हमें राइट पोजीशन भी दी हुई है, तो हम मान लेते हैं कि हमें लेफ्ट पोजीशन निकालना है। तो दोस्तों लेफ्ट पोजीशन निकालने के लिए हमेशा लेफ्ट पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से माइनस राइट करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। टोटल में से राइट माइनस करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें लेफ्ट पोजीशन निकालना है। तो दोस्तों टोटल हमें कितने बच्चे दिए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 51 है। 51 में से माइनस राइट पोजीशन दी हुई है हमें 23, तो हम 51 में से माइनस करेंगे 23 और प्लस में 1। दोस्तों 51 में से हम 23 को माइनस करेंगे तो 28 आता है, और 28 में यदि हम प्लस को 1 करेंगे तो ये आएगा 29। तो हमारा जो आंसर होगा वो 29 करेक्ट हो जाएगा। तो जो पंक्ति के अंतिम छात्र से उसका जो क्रमांक है वो 29 होगा, क्योंकि दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो छात्र का क्रमांक है वो 51 है। तो हमने मान लिया कि टोटल बच्चे 51 है, किसी का जो क्रमांक है वो प्रारंभ से 23 है, तो हमें लास्ट का क्रमांक निकालना था कि वो कितना होगा। तो हमेशा हम लेफ्ट या राइट जब भी निकालते हैं दोस्तों, तो टोटल में से माइनस लेफ्ट कर देंगे या टोटल में से माइनस को राइट कर देंगे। तो अभी हमने लेफ्ट पोजीशन निकाली है, तो टोटल में से माइनस हमने राइट किया, प्लस 1 किया। टोटल हमें स्टूडेंट दिए हैं 51, राइट पोजीशन हमें दी हुई है 23 प्लस 1। 51 में से 23 माइनस करेंगे तो 28 आएगा, 28 में 1 को प्लस करेंगे तो 29 आएगा। यानी कि जो अंतिम छात्र है उसका जो लास्ट का क्रमांक है वो 29 हो जाएगा। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन था दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रश्न नंबर 6 है कि k n से छोटा है लेकिन m से लंबा है, j k से लंबा है लेकिन n से छोटा है, k n m और j में सबसे छोटा कौन है। तो दोस्तों हमें बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम उसी के ही अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को जमाएंगे। तो कैसे जमाएंगे दोस्तों, तो हमसे बोला है कि k जो है n से छोटा है लेकिन m से लंबा है। लेकिन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर हमेशा फर्स्ट पर्सन, जब भी लेकिन आएगा तो यहाँ पर आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर कौन है, k है। तो यानी कि जो k है n से तो छोटा है लेकिन m से लंबा है। आगे है कि j k से लंबा है लेकिन n से छोटा है, तो कौन सबसे छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है k जो है n से छोटा है लेकिन m से क्या है, m से बड़ा है। तो ये n से क्या हो गया, बड़ा हो गया। आगे बोला है कि j जो है k से लंबा है लेकिन n से छोटा है। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं लेकिन दिया हुआ है। लेकिन का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन है, j है। यानी कि j जो है n से छोटा है लेकिन k से बड़ा है। तो k से बड़ा है कौन, j, और किससे छोटा है, n से छोटा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है सभी लेटरों को जमा लिया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहाँ पर दोस्तों कौन है, m है। तो m हमारा जो है सबसे छोटा हो जाएगा। यदि पूछते सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो जाता हमारा m। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन में हमें बोला जाता है उसी के अकॉर्डिंग हमें इनको जमाना होता है। तो आपने देखा जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था हमने उसी के अकॉर्डिंग इन सबको जमाया और हमारा आंसर जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। का दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 7 हमें दिया गया है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में ही पूछा गया है। जितने भी आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं वो किसी न किसी के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। तो ये भी किसी न किसी एग्जाम में ही आया गया क्वेश्चन था दोस्तों। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन में हमें दिया गया है और क्या हमें बताना है।
तो पढ़ते हैं प्रश्न को। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर प्रश्न में दिया है दोस्तों कि 6 मित्रों की G, H, I, J, K और L की शादी की सालगिरह है। एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों अर्थात जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में है और इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि दोस्तों जो हमें महीने दिए हैं, जरूरी नहीं है कि इसी महीने में ही इनकी शादी की सालगिरह हो, अलग अलग मंथ में भी इनकी हो सकती है, तो इसी क्रम में हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। आगे बोला है कि H की शादी की सालगिरह K के ठीक बाद है, केवल I की शादी की सालगिरह G से पहले है। J की शादी की सालगिरह सितंबर में है, इनमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है। तो हमें बताना है कि दिसंबर के मंथ में किसकी शादी की सालगिरह होगी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 6 मित्र हैं और 6 महीने दिए। तो सबसे पहले तो हम इन महीनों को लिख लेंगे। तो हमें कौन कौन से मंथ दिए, एक तो जनवरी दिया है, जनवरी के बाद में हमें दिया है मार्च, मार्च के बाद में हमें दिया है दोस्तों जुलाई, जुलाई के बाद में हमें यहाँ पर दिया है अगस्त, अगस्त के बाद में यहाँ पर हमें दिया है सितंबर, सितंबर के बाद में है दोस्तों हमारा दिसंबर। ये हमारे क्या है 6 महीने। अब दोस्तों प्रश्न में हमें बोला है कि H की शादी की सालगिरह K के ठीक बाद है। तो अभी इस लाइन को हम करेंगे स्किप, आगे बढ़ेंगे। केवल I की शादी की सालगिरह G से पहले। केवल का मतलब होता है दोस्तों यानी कि सबसे शुरू में जो है I की शादी है, यानी कि केवल मतलब I की शादी की सालगिरह से G से पहले है। यानी कि जो I की शादी की सालगिरह है ना, वो कौन से मंथ में दोस्तों, तो जनवरी के महीने में, और G से पहले है यानी कि G की इसके बाद आएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि G से पहले है, यानी कि I के बाद में शादी की सालगिरह किसकी होगी, G की होगी, और G की मार्च के महीने में होगी। आगे बोला है J की शादी की सालगिरह सितंबर में। तो भाई क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि जो J की शादी की सालगिरह वो कौन से मंथ में, सितंबर के महीने में। अब आएंगे हमारी पहले वाली लाइन पर, H की शादी की सालगिरह K के ठीक बाद है। H की शादी की सालगिरह जो है K के ठीक बाद है, यानी कि यहाँ पर जो आएगा हमारा K आएगा, और K के ठीक बाद में किसकी शादी की सालगिरह है, H की। तो दोस्तों कितने मित्र आ गए, G भी आ गया, H भी आ गया, I, J, K, अभी तक L नहीं आया है। तो L हमारा जो होगा दिसंबर के महीने में L की शादी की सालगिरह होगी। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि दिसंबर के मंथ में किसकी शादी की सालगिरह होगी, तो L की होगी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसा हमें क्वेश्चन में बोला गया था, हमने उसी मंथ के आधार पर इन सबको जमाया और हमारा आंसर हमने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। तो L की जो शादी की सालगिरह होगी दोस्तों, वो दिसंबर के मंथ में होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, और ये किसी न किसी एग्जाम में ही पूछा गया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन एक का दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। तो दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और हमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों देखते हैं हम इसमें क्या लॉजिक लगाएं। तो यहाँ पर हमें दिया है 9 से संख्या हो गई 12, यानी दोस्तों इसमें कितना प्लस हुआ है, तो इसमें कितना प्लस हुआ है दोस्तों, तो इसमें 3 प्लस हुआ है। यहाँ पर 10 है, 10 से संख्या यहाँ पर 12 है, 12 से संख्या 10 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितना माइनस हुआ है दोस्तों, 2 माइनस हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ 10 से संख्या 13 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस किया है दोस्तों, तो 3 प्लस किया है। 13 से संख्या 11 हो गई, यानी कि यहाँ पर कितना माइनस किया है, 2 माइनस किया है। अब आप देख सकते हैं पहले +3 फिर -2 फिर +3 फिर -2, तो आगे हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो +11 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बस हमें नंबर सीरीज में लॉजिक देखना होता है कि नंबर संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है, या तो संख्या मल्टीप्लाई या तो स्क्वायर या तो क्यूब में चल रही होगी, और यदि संख्या घट रही है तो यानी कि संख्या माइनस में चल रही होगी। तो यहाँ पर जो है ऐसे लॉजिक को हम देखते हैं। तो यहाँ पर संख्या बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, तो हमने देखा यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। तो पहले +3 फिर -2 +3 -2 +3 +11 में +3 हुआ तो 40। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 9 हमें दिया गया है। तो देखते हैं क्या हमें क्वेश्चन दिया है।
तो क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि एक परिवार में 7 पंक्तिबद्ध घर हैं, M, N, O, P, Q, R और S, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। P किसी भी छोर पर नहीं है, R P के ठीक दाएं है, S बाएं से तीसरा है, O बाएं छोर पर है, M दाएं से दूसरे स्थान पर है और O N के बगल में नहीं है। R कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हमें जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, उसी के अकॉर्डिंग इनको क्या है जमाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इनका प्लेस निर्धारित कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इनका क्या है प्लेस बना लेंगे। तो पंक्ति हमें पंक्तिबद्ध बोला तो एक पंक्ति हम बना लेंगे। और दोस्तों कितने जने हैं, कितने लोग हैं? तो ये 7 लोग हैं। तो 5, 6 और ये 7, हमें 7 जने बोले कि 7 परिवार के लोग हैं। ठीक है। अब दोस्तों इधर हमारा होता है बायां, इधर से हमारा बायां होता है और इधर से हमारा दायां होता है। ये हमारा दायां होता है, इधर से बायां होता है, इधर से हमारा दायां होता है। ठीक है। अब दोस्तों प्रश्न पर आते हैं कि P किसी भी छोर पर नहीं है। P ना तो यहाँ पर आएगा ना ही यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों P दोनों ही छोर पर नहीं है। तो देखेंगे फिर P कहाँ पर आएगा। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि P जो है ना किसी भी छोर पर नहीं है। आगे बोला है कि R P के ठीक दाएं है, S बाएं से तीसरा है। तो R जो है P के ठीक दाएं है। यदि मैं P को यहाँ पर बिठाऊं, P को मैं यदि यहाँ पर बिठा दूं, तो P का दायां इधर होगा और दाएं तरफ कौन बैठा है? R बैठा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि R P के ठीक दाएं है। आगे बोला है कि S बाएं से तीसरा है। तो बायां इधर है और तीसरे स्थान पर है, यानी कि S जो है ना बाएं से तीसरा है, यानी कि यहाँ पर है। आगे बोला है O बाएं छोर पर है। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम। M दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो M दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि दायां इधर होता है। तो M जो है यहाँ पर होगा। दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? M। आगे बोला है कि O N के बगल में नहीं है। तो O जो है N के बगल में नहीं है। और O बाएं, अब आते हैं हमारी पहली वाली लाइन पर कि O बाएं छोर पर है। तो बायां छोर ये है, तो O यहाँ पर होगा। और हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया कि N जो है ना O के बगल में नहीं है। तो O N कहाँ पर होगा दोस्तों? तो N जो है ना यहाँ पर होगा। O के बगल में नहीं है तो N यहाँ पर होगा। अब हमारा कौन सा परिवार बच गया है दोस्तों? M, N, O, P, R भी आ गया, S भी आ गया। Q नहीं आया, तो Q जो होगा दोस्तों वो यहाँ पर होगा। तो जैसा क्वेश्चन में हमें बोला था, हमने उसी के अकॉर्डिंग इन सबको क्या है दोस्तों व्यवस्थित इन पर जमा दिया। अब हमसे बोला R का स्थान, तो R ये रहा। क्वेश्चन ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए। दाएं से चौथा है, तो दाएं से चौथा तो नहीं है। दाएं से चौथा दोस्तों कौन है? S है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा तो Q है, हमें तो R का पूछा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा गलत। दाएं छोर पर है, तो दाएं छोर पर तो N हैगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा तो R हमारा दाएं से तीसरा, तो ये वाला जो ऑप्शन D है ये करेक्ट हो जाएगा। जो R कहाँ स्थित है? दाएं से तीसरा, ये हमारा दाएं छोर पर दाएं से तीसरा कौन है? हमारा R। तो ऑप्शन D हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 10 है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या याद करें। तो हमें यहाँ पर जो है दोस्तों त्रिभुजों की कुल संख्या को फाइंड आउट करना है और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है त्रिभुजों की संख्या को फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों कैसे इसको गिनते हैं हम, तो हम इनको कैसे गिनते हैं? तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो है एक और डायग्राम बना लेंगे और जैसा क्वेश्चन में बोला है हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे। अब दोस्तों हमने ऐसा ही एक और डायग्राम बना लिया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे।
ये देखेंगे कि एक संख्या से कितने त्रिभुज बने हैं, एक संख्या के कितने त्रिभुज हैं। तो एक संख्या के दोस्तों यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक अंक से बने त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 9 है। तो हम यहाँ पर क्या है 9 लिख लेंगे कि एक अंक से बने त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 9 है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि दो अंकों से बने त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो दो अंक यहाँ पर कौन कौन से, एक तो 3 और 4, 6 और 7। दो अंकों से बने त्रिभुजों की संख्या 3 और 1 तो 4 है, और एक दोस्तों 6 और 7 है। तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो ये 2। एक अंक से बने त्रिभुजों की संख्या और दो अंकों से बने त्रिभुजों की संख्या हमने देख ली, 9 और 2 है। अब 9 और 2 को हम प्लस कर लेंगे, तो 9 + 2 = 11। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ना वो कितना होगा, 11 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बड़े नंबर देखो, उसमें +2 कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक अंक से बने त्रिभुजों की संख्या, देन दो अंकों से बने त्रिभुजों की संख्या। तो 9 + 2 = 11। तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 10 प्रश्नों को करा है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यदि दोस्तों आपको वाकई में वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट होते, कोई क्वेरीज होती तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। यदि मेरे ऐसे दोस्त हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।